भौजी, ओ भौजी। दरवाजे को थपकी देते हुए राजेश ने जोर से आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली युवती काजल थी। गोरे रंग की तीखे नाक नक्श वाली काजल के चेहरे पर उस वक्त उदासी छाई हुई थी। दरवाजा खोलकर उसने राजेश पर उचटती सी नजर डाली और धीरे से पूछा, क्या चाहिए? उत्तम भैया नहीं है क्या घर में? हिचकते हुए राजेश ने पूछा। अभी घर नहीं लौटे हैं, आएंगे तो फोन करवा दूंगी, आ जाना। कहते हुए काजल ने दरवाजा बंद करना चाहा तो राजेश ने दरवाजा पकड़ लिया। माफ करना भौजी, तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन बैठ गया है। बताओ। हमेशा हंसता मुस्कुराता रहने वाला चेहरा आज यह उदास क्यों है? क्या करोगे जानकर? काजल ने बात घुमा दी। अपने भैया के लिए आए थे, वह नहीं है तो फिर आ जाना। मैं अपनी भौजी को भी तो अपना मानता हूँ। राजेश जल्दी से बोला। तुम्हारा उदासी भरा चेहरा क्या मुझे वापस जाने देगा? काजल ने गहरी सांस ली और दरवाजा छोड़ते हुए बोली, अंदर आ जाओ। राजेश कमरे में आ गया। काजल ने उसे कुर्सी दी तो वह उस पर बैठते हुए बेचैन स्वर में बोला, मैं भैया से ज्यादा तुम्हें अपना मानता हूँ भौजी। तुम्हारी उदासी देखकर मन विचलित हो गया है। बताओ, क्या भैया से कोई कहासुनी हो गई है? नहीं, वह घर में नहीं है तो उनसे कहासुनी क्यों होगी? बस मन यूं ही उदास हो गया। काजल ने कहा, फिर गहरी सांस भरी। नहीं, मैं नहीं मानता। यूं ही तुम उदास नहीं हो सकती। तुम्हें शुभम की। काजल ने झपट कर राजेश के मुंह पर हथेली रखकर उसका वाक्य पूरा नहीं होने दिया। तुरंत बोली, शुभम की कसम मत दो, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ। बताओ। राजेश ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर उसकी आंखों में झांका। मेरी उदासी का सबब तुम्हारे भैया ही है। आज मैं अकेली बैठी तुम्हारे भैया के साथ अपनी शादी को लेकर विचार कर रही थी। काजल का स्वर गंभीर हो गया। पता नहीं क्या देखकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी उत्तम के साथ कर दी। यह तो देख लेते कि उत्तम अपाहिज है, उसकी जोड़ी मेरे साथ जमेगी भी या नहीं। कुछ नहीं सोचा और मुझे लपेट दिया शादी के बंधन में। यह तो उन्हें सोचना ही चाहिए था, राजेश ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे तो उत्तम में कोई और खोट नहीं है ना? मेरा मतलब वह तुम्हें खुश तो रखता ही है ना? हाँ, खुश तो बहुत रखता है। मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है। और वैसे भी अब हमारी शादी को 9-10 साल हो गए हैं। शुभम भी 8 साल का हो गया है। अब उत्तम के एक खोट को लेकर क्या गिला शिकवा करूंगी? तब उदास क्यों हो गई? देवर जी, हम एक साथ बाजार हाट को जाते हैं तो मुझे उनके साथ जाने में हिचक होती है। सोचती हूँ देखने वाले क्या सोचते होंगे। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ वो अपाहिज मेरे साथ लंगड़ा कर चलता हुआ। मुझे तब अपने आप पर कोफ्त सी महसूस होने लगती है और मैं उदास हो जाती हूँ। काजल ने कहने के बाद गहरी सांस भरी। मत सोचा करो ऐसा। अब जो नसीब में था वह तो हो गया। अब तुम्हें उत्तम भैया के साथ ही निभाकर चलना होगा। चल तो रही हूँ राजेश, लेकिन तुम ही बताओ, क्या घर वालों ने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की है? क्या वह मेरे लिए तुम्हारे जैसा सुंदर सजीला युवक नहीं तलाश सकते थे? काजल की इस बात पर राजेश के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने काजल को गहरी नजरों से देखा। नजरें आपस में मिली तो काजल ने तुरंत नजरें झुका ली। अपनी बात का अर्थ जानकर वह लजा गई थी।
राजेश के होंठ मुस्कुरा दिए। काजल बात को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रहने दो भौजी, चाय फिर किसी दिन पी लूँगा। राजेश जल्दी से बोला, भैया आए तो कहना मैं आया था, कुछ काम था, मुझे बुलवा लेंगे। कहने को के साथ राजेश तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने कनखियों से देखा। काजल उसे हसरत भरी नजरों से देख रही थी। उत्तम मंडल के पिता का नाम गुलाय मंडल था। गुलाय मंडल वार्ड नंबर 13 दूसर तायका पट्टी जिला पूर्णिया बिहार का निवासी था। उसके घर में जब उत्तम का जन्म हुआ तो वह जन्म से ही विकलांग था। उसके जन्म से गुलाय और उसकी पत्नी को खुशी की जगह दुख हुआ। गुलाय इस चिंता में पड़ गया कि उत्तम का भविष्य का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। लेकिन जब उत्तम जवान हुआ तो गुलाय की सोच से परे एक अच्छा रिश्ता उत्तम के लिए आ गया। काजल जैसी सुंदर लड़की से उत्तम का विवाह हो गया। खूबसूरत पत्नी पाकर विकलांग उत्तम अपने भाग्य पर इतरा उठा। उसने काजल को खुश रखने के लिए अपने बूते जी तोड़ मेहनत की। घर के आंगन में साल भर बाद एक बेटा आ गया तो उत्तम की खुशी का और छोर नहीं रहा। वह खुशी से झूम उठा। काजल अब तक उत्तम को अपना भाग्य मानकर उसके साथ रहना सीख गई थी। बेटे को जन्म देकर वह उसी में अपनी खुशी तलाश करती हुई उसकी परवरिश में लग गई। उत्तम पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन जब वहाँ गांव में ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं मिला तो उसने दिल्ली का रुख किया। यहाँ बिहार के काफ़ी लोग पाँव जमाकर पैसा कमा रहे थे। दिल्ली में उत्तम को अपने गांव धूसर का रहने वाला राजेश मिल गया। उसी के सहयोग से उत्तम एक कंपनी में काम पर लग गया। उसने राजेश के ही माध्यम से राजौरी गार्डन के मकान नंबर 496 का फर्स्ट फ्लोर किराए पर ले लिया। यह मकान टीसी कैंप में था और इसका मकान मालिक मोहन सिंह था।